नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 20 साल से मोदी के विरोधी एक ही ताना कसते थे। वो ताना था राजधर्म का। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आज सबकी जुबान पर ताला लग गया। पिछले 20 साल से मोदी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, आज वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। नरेंद्र मोदी राजधर्म कैसे निभाते हैं और मोदी के विरोधी कौन सा धर्म अपनाते हैं, आज हम आपको ये डिटेल में बताएंगे। क्या मोदी सरकार हिंदू मुसलमान देखकर फैसले करती है या मोदी विरोधी हिंदू मुसलमान देखकर अपना एजेंडा तय करते हैं? क्या मोदी को बदनाम करने के लिए 20 साल से जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाली फाइल खोली गई या मोदी के विरोधी अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान के कार्ड चलते रहे? क्या बीजेपी दंगा कराती है या बीजेपी दंगा रुकवाती है? सोशल मीडिया पर यह सवाल बड़े सनसनीखेज तरीके से उठाए जाते हैं। इन सवालों के जवाब हमारे रिपोर्टर स्पॉट पर जाकर बड़ी सावधानी से ढूंढ कर लाए हैं। कौन राजधर्म सच में निभा रहा है, किस नेता की हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। वडोदरा में दंगा हो जाता, गणपति स्थापना से पहले फसाद हो जाता, ईंट पत्थर चलने लगे थे, लाठी डंडे निकल गए थे, गाड़ियों के शीशे फूटने लगे थे, मस्जिद पर भी पत्थर चल गया था। लेकिन गुजरात की पुलिस ने ऐन वक्त पर सिचुएशन कंट्रोल कर लिया। वडोदरा के पानी गेट इलाके में गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गणपति की शोभा यात्रा निकल रही थी। रात करीब 11:15 बजे शोभा यात्रा के साथ चल रहे लोगों में किसी बात पर विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद झगड़ा शुरू होने लगा तो कुछ स्थानीय मुसलमान उसमें कूद पड़े। मिनट भर में ही दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। दंगे का पूरा सीन बन गया। अगर मौके पर पुलिस नहीं आती तो बड़ा बखेड़ा हो जाता। वडोदरा में जिस जगह पर पत्थर चले, ठीक उसी जगह पर इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर पहुंचे। सोमवार देर रात को कहार कम्युनिटी के लोग गणेश जी की स्थापना के लिए गणेश जी की मूर्ति लेकर के एक प्रोसेशन लेके इसी रोड से मांडवी की तरफ से यहाँ पानीगेट इलाके में आ रहे थे। और जब वो इस जगह पे पहुँचे पानीगेट के पास, तब उनमें आपस में ही कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा बता रहे हैं पुलिस। इसी स्पॉट पे आपस में झगड़ा हुआ और एक दूसरे पे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उसी में से कुछ पत्थर बताया जा रहा है कि इस मस्जिद पर आकर लगे। ये जो पानीगेट दरवाजे की जो मस्जिद है, इस पर आके कुछ पत्थर लगे और यहाँ लोग बैठे थे। और आसपास रात में लारियाँ लगती हैं खाने की, उन लारियों पे भी कुछ पत्थर गिरे। और जो लोग हैं वो उन्होंने सामने से रिएक्ट किया, उन्होंने भी सामने से पथराव किया। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी घटना जो है वो कंट्रोल में आ गई, क्योंकि पुलिस यहाँ मौजूद थी, पुलिस का बंदोबस्त था। और इसीलिए पुलिस ने यहाँ आकर के तमाम जो लोग हैं उनको कंट्रोल किया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि करीब 13 लोगों को, जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं, हिंदू भी और मुस्लिम्स भी, 13 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और खुद पुलिस इस मामले में फरियादी बनी है। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के लिए बहुत आसान था कि वडोदरा में हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन होने दिया जाता। वोट पोलराइज होते तो बीजेपी फायदे में होती। लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसा नहीं किया। वडोदरा पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और रातों रात एफआईआर लिखी गई। आईपीसी की धारा 143 गैर कानूनी जमाव, आईपीसी की धारा 147 दंगा फसाद, आईपीसी की धारा 336 जान के लिए खतरा पैदा करना और आईपीसी की धारा 295 पूजा की जगह को नुकसान पहुंचाना। सबसे खास बात यह है कि एफआईआर लिखने के लिए किसी पक्ष की शिकायत का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने अपनी ओर से एफआईआर लिखी और रातों रात 13 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल शाम को गणपति जी का प्रोसेशन निकल रहा था और जैसे ही पानीगेट के पास वो लोग पहुंचे, उससे पहले ही वो उनके प्रोसेशन में अंदर ही झगड़ा शुरू हो गया
और झगड़े की वजह से एक किसी ने कुछ फेंका होगा तो मस्जिद का एक कांच टूटा, और जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि ये राइटिंग हुआ है। पर वहाँ मौजूद पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स तुरंत आ गए और स्थिति को भांप के हमने तुरंत एक्शन लिया और अब सिचुएशन कंट्रोल में है। तुरंत ही हमने FIR भी रजिस्टर किया है और 13 लोगों को अरेस्ट करके अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। ये जो 13 लोग जो अभी अरेस्ट हुए हैं, ये कौन है? दोनों समुदायों के लोग हैं? दोनों समुदाय के लोग हैं इसमें। तो ये आप ये बता रहे हैं कि आपस में ही मतलब अंदर ही उनमें कुछ स्कफल हुआ और उसके बाद फिर ये एक ऐसी गलतफहमी बनी? हाँ, अंदर ही उनका झगड़ के वजह से अंदर जो भी था वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन लोगों की और ये फिर राइटिंग में कन्वर्ट हो गया। तुरंत वहाँ मौजूद पुलिस ने एक्शन लिया और पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है अभी। पुलिस अलर्ट थी, इसीलिए वडोदरा में रात के वक्त जहां फसाद हो रहा था वहां दिन का उजाला होने से पहले ही शांति हो गई। कल की घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एक महज गलतफहमी फैल गई जब पत्थर इस मस्जिद को लगे और उसी वजह से तुरंत अफवाहें फैली, लेकिन पुलिस तुरंत हरकत में आई और सारी सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में ले लिया और इस वजह से एक बड़ा हादसा जो है, कौमी हादसा हम कह सकते हैं, वो टल गया। क्योंकि यदि मामला बढ़ जाता तो एक बड़ा सांप्रदायिक विवाद यहाँ बरोड़ा में गणेश चतुर्थी से पहले खड़ा हो सकता था, लेकिन फिलहाल एकदम शांति है। मोदी के राज्य से निकलकर योगी के राज में आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी तारीफ हैदराबाद में बैठे ओवैसी भी कर रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस ने वाहिद और मुस्तकीम के घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर दर्ज कराई गई FIR को रद्द कर दिया। 6 दिन पहले मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के दूल्हेपुर में अवैध तरीके से भीड़ जमा करके नमाज पढ़ने की FIR दर्ज कराई गई थी। ये अनवार का घर है। आप देखें कि जो वीडियो में आपको तस्वीरें दिख रही हैं तो यहाँ पर ठीक इस जगह जो है नमाज पढ़ी जा रही है। ये 2 घर की एंट्री हैं, इसके साथ ये सीढ़ियां हैं जो इस पूरे वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है। ये वो सीढ़ियां हैं और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक यहाँ पर खुले में सामूहिक तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है। ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये वीडियो पूरा ये कहाँ का है? यहीं पर है। और आप अनवार हुसैन के क्या लगते हैं? लड़के हैं। अच्छा, आप उनके बेटे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। अच्छा, गुड्डू ही बोलते हैं जी। तो ये बताइए यहाँ ये नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? ये तो पढ़ते आ रहे हैं पहले से। हाँ, कितने टाइम से? काफी टाइम जब से हमारा जन्म हुआ जब से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने वो संभाला यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे हो रही है। दिन में कितनी बार यहाँ नमाज पढ़ी जाती है? 5 वक्त पढ़ी जाती थी। मतलब जुम्मे के दिन, हाँ जुम्मे के दिन ज्यादा लोग हो जाते थे। कितने लोग होते थे? वो 20 से 22 व्यक्ति हो जाते थे। अच्छा, 20-22 लोग इकट्ठे होते थे। तो यहाँ पर ऐसी नमाज पढ़ते थे? हाँ, ऐसी नमाज पढ़ते थे। हिंदू पक्ष को ऐतराज क्यों है? ये तो उनको ही मालूम होगा क्यों है। पंचायत में 2-2.5 साल पहले पंचायत हुई थी तो यहाँ पर जब नमाज होती थी तो वहाँ पे दूसरे पक्ष था कि हम जो है यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। तो हमने वो बात पंचों की मानी, तो हमने अपनी जगह चेंज करी। फिर हम दूसरी जगह अंदर जगह वहाँ पर नमाज पढ़नी चालू करी। वहाँ पर भी इन्होंने FIR करी, उसका मतलब 1/7/16 बनी हुई है, उसकी तारीखें पढ़ रही हैं। वहाँ पर भी CO साहब ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़नी है तुम्हें आज से। घर में नमाज पर FIR का ये मामला बढ़ने लगा था। ओवैसी भी इसमें एक्टिव हो गए थे। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक के बाद घर में नमाज पर रोक का नैरेटिव फैलने लगा था। योगी की सरकार का एक्शन तेज हुआ। पुलिस ने बिना देरी की जांच की। शिकायत गलत पाई गई तो FIR को फौरन रद्द कर दिया गया। ग्राम दुल्हेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुखता चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में CO साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। अब फर्जी FIR लिखवाने वालों पर कार्रवाई होगी। यही फर्क है, मोदी और योगी का मॉडल अलग है और विरोधियों का मॉडल अलग है। इस फर्क को और अच्छे से समझना हो तो झारखंड के दुमका चलते हैं। दुमका में झारखंड की बेटी अंकिता को जिंदा जला दिया गया। अंकिता ने डाइंग डिक्लेरेशन में शाहरुख और छोटू उर्फ नईम अंसारी का नाम लिया।
4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का? हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधे। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला हत्यारा शाहरुख हथकड़ी में भी हंसता रहा। अंकिता मर्डर केस में हेमंत सोरेन सरकार की गर्दन फंसी तो मुख्यमंत्री के भाई और जेएमएम के विधायक बसंत सोरेन ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया। लड़कियों पे अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है, हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए मारपीट कर ले। अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी चीज से जोड़ना गलत है। अभी आपने बसंत सोरेन का ऑडियो बयान सुना, अब उनका वीडियो बयान दिखाते हैं। इंडिया टीवी ने बसंत सोरेन से कैमरे पर डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो वायरल ऑडियो पर उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। सुनते माफी नहीं मांग रहा हूँ। फिर अभी आपने कहा मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अगर मेरे तथ्य में गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा, ठीक है? पूरे तथ्य में मेरा गलत होगा, मैं पूरा रिव्यू करूंगा। यानी आप अभी भी कह रहे हैं कि आप इस बात की जांच करेंगे कि अंकिता जो नहीं रही उसकी और शाहरुख की पहले कोई दोस्ती थी, आप इसकी जांच करेंगे? जी 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 जी। अच्छा, ये जान लीजिए। और जांच में अगर ये आ भी गया कि दोस्ती थी तो फिर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा तो आप मुझे गलत नहीं ठहराए ना। नहीं, जो मैंने कहा नहीं, गलत आपको इसलिए ठहरा रहे सर, आप वहां के विधायक हैं, आप परिवार के पास मिलने नहीं गए और आपने स्टेटमेंट जारी किया ये प्रेम प्रसंग का मामला है, हमारी आपकी लड़ाई हो जाए तो कोई क्या कर लेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? आप अपने आप को अपनी सरकार को क्लीन चिट देना चाहते हैं। मैं अपने आप को क्लीन चिट देना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपसे क्लीन चिट लूंगा। जी, देखते हैं फिर आप कह रहे हैं कि आप सारा जानकारी लेकर के आएंगे। मुझे लगा था विधायक के पास तो सबसे पहले जानकारी होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। लड़की को मरा हुआ 3 दिन हो गया, आपको यही नहीं मालूम कि वो बोल के क्या गई है? सर जी, एक चीज स्पष्ट जान लीजिए ना, विधायक हूं, भगवान नहीं हूं, ठीक है? मुझे भी तथ्य आते हैं, कितने तथ्य आते हैं मैं समझ लेता हूं, ठीक है? भगवान नहीं हूं। झारखंड की बेटी अंकिता ने रांची के अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अंकिता को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके दिल्ली या गुरुग्राम नहीं पहुंचाया गया। झारखंड में बीजेपी ऑफेंसिव है और हेमंत सोरेन अपने विधायकों को रांची से रायपुर पहुंचाकर डिफेंसिव हो रहे हैं। उठा के ले जाते, हेलीकॉप्टर से ले जाते या जल्दी गाड़ी से भी ले जाते और इलाज कराते तो हम समझते हैं कि शायद बच्ची बच जाती जी। तो एक और तो सरकार ने, प्रशासन ने इलाज में कोताही की और दूसरी ओर प्रशासन ने अपराधियों को बचाने भी उन्होंने काम किया। लेकिन देखिए बाबूलाल जी, अभी जो तस्वीर है उसमें हेमंत सोरेन जी बस में सबसे आगे बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, दोनों हाथों से थम्स अप दिखा रहे हैं। उनको लगता है प्रकरण पीछे छूट गया, हमने ठीक काम किया। अब इसके तो क्या कहते हैं, जिस दिन उस बच्ची यानी मौत से वो लड़ रही थी तो वो तो लतरातू डैम में बोटिंग कर रहे थे और सीटी बजा रहे थे। ये हालत है मुख्यमंत्री की, उनके अंदर में कहीं कोई संवेदना नहीं है। और यहाँ तो पुलिस प्रशासन कैसे उसको बचाने के लिए कर रहे थे। जहां लड़की की उम्र 16 साल है उसमें से 19 साल दिखाया। लड़की 2 लोगों का नाम कर रहे थे, पहले एफआईआर में एक ही नाम दर्ज हुआ। और कोई भी इस प्रकार की बीमारी में जब कोई मर जाए तो फिर ताकि डाइंग डिक्लेरेशन भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कराते। तो ये साफ लगता है कि अपराधियों को बचाने में पुलिस प्रशासन लगी हुई थी। याद कीजिए, इसी साल जून की बात है, रांची दंगे में घायल नदीम अंसारी को इलाज के लिए रांची से एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम लाया गया था। हेमंत सोरेन सरकार ने नदीम अंसारी के इलाज का पूरा खर्च उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी अस्पताल में नदीम अंसारी का हालचाल पूछने पहुंची थी, लेकिन अंकिता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब वो दुमका और रांची के अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, हेमंत सोरेन लतरातू डैम में बोटिंग कर रहे थे। और अब जबकि अंकिता की मौत हो गई है,
हेमंत सोरेन अपने विधायकों को बस में बैठाकर विक्ट्री साइन बनाते हैं। अंकिता झारखंड में अकेली नहीं, इसी राज्य के चतरा में 17 साल की लड़की काजल पर एसिड अटैक हुआ। काजल और उसकी मां ने संदीप नाम के बदमाश के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे अपराधी का हौसला बढ़ा और उसने घर में घुसकर मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया। वो मेरे बेटी के अपना पत्नी बनाने ले जाते हैं, तो मेरे बेटी बोल दी है कि अब भूया जाता है नीचा जाता है, हम है ज़्यादा वहाँ ऑफिस जो है हम प्यार नहीं कर सकते हैं। तो वो बोला कि नहीं आप नहीं करिएगा तो तेरे भाई एगो है तो उसको हम 3 पीस कर देंगे। हम चाहते हैं कि प्राइवेट न कसु बेटी मेरा ले जाइए और जरा बढ़िया से इलाज करवा दीजिए। क्राइम और क्रिमिनल से विरोधी कैसे निपटते हैं और मोदी योगी कैसे निपटते हैं, इसका सबसे सॉलिड प्रूफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों के लिए बदनाम यूपी अब दंगा मुक्त हो गया है। 2021 में झारखंड में 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 दंगे हुए। पूरे देश की बात करें तो एक साल में 378 दंगे हुए, लेकिन 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 दंगा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने अच्छे अच्छे बदमाशों की नींद उड़ा रखी है। गैंगस्टर्स के लिए यूपी पुलिस में 0 टॉलरेंस है। नतीजा अक्सर पुलिस थानों में दिखता है, जहां बड़े बड़े बदमाश, क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने आ जाते हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 1 लाख आबादी पर क्राइम रेट की बात करें तो हत्या के मामलों में यूपी देश में 24वें नंबर पर है। हत्या के प्रयास में यूपी देश में 27वें नंबर पर है। बलात्कार के मामले में यूपी 23वें नंबर पर है। डकैती के मामले में यूपी 29वें नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी देश में 28वें नंबर पर। फिरौती के लिए अपहरण यूपी में होता ही नहीं, इस मामले में यूपी 36वें यानी आखिरी नंबर पर है। अपराध और अपराधियों पर ऐसा नियंत्रण योगी ही कर सकते हैं। फर्जी एफआईआर हो जाए तो उसे खारिज करने का डिसीजन भी योगी ही लेते हैं। इतना क्विक डिसीजन के विरोधी भी वाह वाह कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी राज में बुलडोजर चलने बंद हो गए। असम के बरपेटा में मदरसे पर भी बुलडोजर चला, क्योंकि यह मदरसा आतंकवादियों का पनाहगाह बन गया था। असम में यह दूसरा मदरसा है जिसे ध्वस्त किया गया है। बरपेटा मदरसे से 2 बांग्लादेशी आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया था। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कहना पड़ा कि इस मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. मुझे जबरदस्ती उठा के मोदी के राजधर्म की सबसे बड़ी मिसाल हम आगे बताते हैं। उससे पहले हम आपको दिल्ली में एक और मोदी विरोधी का राजधर्म दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की उपज है। 2011 और 2012 के अन्ना आंदोलन के बाद ही केजरीवाल ने पार्टी बनाई और उनकी पार्टी को कामयाबी मिली। अब अन्ना ने ही चिट्ठी लिखकर कहा है कि केजरीवाल भटक गए हैं। किताब की जगह वो शराब पर ध्यान दे रहे हैं। एक शराब की रणनीति पॉलिसी एक गलत बनाई, जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा। समाज में प्रदूषण बढ़ेगा और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको लिखा, नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश बाजू में ये बराबर नहीं। केजरीवाल अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शायद मुख्यमंत्री होने का गुरूर भी हो गया है। इसलिए केजरीवाल अन्ना हजारे को भी जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी के बहाने अन्ना को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है।
केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 कदम आगे चल रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आज सिसोदिया का लॉकर तलाशा गया। लॉकर में क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले ही मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट देने लगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटने लगे। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। सिसोदिया की जांच कराने से मोदी का कोई लेना नहीं, मोदी का कोई देना नहीं। शराब कांड की जांच एलजी के ऑर्डर से हो रही है, जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हर बात में मोदी को घसीट लाते हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। पॉलिटिक्स के लिए ही पिछले साल से मोदी के विरोधी बार बार लगातार हर साल 2002 के गुजरात दंगों का जिन्न निकालते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर परमानेंट ताला लगा दिया। अब कोर्ट में चल रहे एक केस को छोड़कर 2002 के गुजरात दंगा केस में कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुलबर्गा सोसाइटी केस में बाइज्जत बरी किया था और अब सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात दंगा केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। मोदी को घेरने के लिए विरोधियों को अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। उनकी काट की हांडी बार बार चूल्हे पर चढ़कर अब राख हो चुकी है। विरोधियों के पैंतरों को जनता भी समझ चुकी है और अदालत को भी पता चल गया है। सोनाली मर्डर केस में पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच गई। पुलिस अब सोनाली के घर भी जाएगी, जहां वो रहती थी। पिछले 48 घंटों से सोनाली फोगाट के बारे में बहुत सारी बातें हवा में उड़ाई गई। क्या सोनाली फोगाट सच में ड्रग्स लेती थी? क्या सोनाली फोगाट ड्रिंक करती थी? इन सवालों के जवाब वही लोग दे सकते हैं जो सोनाली को करीब से जानते थे। सोशल मीडिया में अनाप शनाप बातें सोनाली के बारे में लिखी जा रही हैं। हमने सोनाली फोगाट के सबसे करीबी परिजनों से बात की, उनकी बेटी से बात की, उनके बॉडीगार्ड से बात की जो हर वक्त उनके साथ रहते थे। फार्म हाउस में क्या होता था, घर पर क्या होता था, सुखविंदर और सुधीर से सोनाली फोगाट के रिश्ते कैसे थे, कब से थे, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। किसी को तो रिस्क था, सोनाली मर्डर इसीलिए फिक्स था। परिवार वालों को तब लगा कि उसके ऊपर कुछ संदेह हुआ आपको कि जो ऐसी हरकतें उसके सामने आई हो, कुछ ऐसा संदेह? हम उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि परिवार से सोनाली जी की बात ही ना हो पाए। लेकिन कहीं वो कामयाब होता था, कहीं कामयाब नहीं हो पाता था, और ये बात सोनाली जी को भी पता लग गई थी। 6 दिन का मर्डर प्लान, सोनाली फोगाट की ले ली जान। कुछ तो होएगा, ये तो आपको पता है, अभी कुछ तो है जब यहाँ से गायब किए गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्यों ले जाता? फार्म हाउस टू डांस फ्लोर, तहकीकात में मर्डर की मिल गई डोर। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। ऐसा कौन सा राज है जो सोनाली के फार्म हाउस में छिपा है? जहां 20 सीसीटीवी कैमरे, उस फार्म हाउस की क्या है मिस्ट्री? फार्म हाउस के लैपटॉप डीवीआर को सुधीर ने क्यों उड़ा दिया? गोवा जाने से पहले सोनाली के गनर को सुधीर ने क्यों छुट्टी दे दी? सोनाली मर्डर में सीबीआई से क्या पता करवाना चाहते हैं घर वाले?
सोनाली मर्डर केस की अब पूरी सुई सोनाली के 6 एकड़ के इस फार्म हाउस पर टिक गई है। इस फार्म हाउस में कुछ ऐसा राज छिपा है जिसका पता सोनाली को चल चुका था, और ये बात सुधीर सांगवान को जैसे ही पता चली उसने सोनाली को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। इस शातिर ने सब कुछ 6 दिन के भीतर प्लान किया। कहां जाना है, क्या करना है, कैसे मारना है, कैसे बचना है, सब कुछ। सोनाली मर्डर केस की चौंकाने वाली क्रोनोलॉजी सामने आई है। बस इतना जान लीजिए कि कातिलों के जान उतने दिन अटकती जितने दिन सोनाली की सांसें चलती। इसीलिए सोनाली को मार दिया। पुलिस को डांस फ्लोर से फार्म हाउस का कनेक्शन मिला है। पुलिस अब फार्म हाउस की जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी की टीम फार्म हाउस पर पहुंची तो सुधीर सांगवान के मर्डर प्लान का वो सिरा मिला जो सोनाली मर्डर के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। ये वो कड़ी है जो मर्डर केस के मोटिव को एक्सपोज कर सकती है। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर डीवीआर जो है, आप देख सकते हैं कि ये तमाम डीवीआर जो है यहाँ पे कलेक्ट यहाँ पर कर रही है। तफ्तीश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। डीवीआर चोरी होने की बात सामने आई थी और अब परिवार वालों का जो दावा है कि जो 2 डीवीआर थे उनमें से एक मिसिंग है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें तस्वीरें, जो पुलिस जो है वो छानबीन यहाँ पर कर रही है। यहाँ पे जो पुलिस जो है तमाम यहाँ पर छानबीन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। हर एक एंगल से यहाँ पर जांच की जा रही है और 3 यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हर एक जगह से जांच जो है वो की जा रही है। यहाँ पर डीवीआर जो है उनकी छांच यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है कर्मी, उनके हाथ में डीवीआर भी हैं कुछ, उनकी यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर इतने दिन बाद, क्योंकि परिवार वाले जो हैं वो जब सोनाली की मौत हुई थी उसी दिन से वो कह रहे हैं कि यहाँ से डीवीआर गायब है। लेकिन आज कम से कम 5 से 6 दिन बाद जो है हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अब वो यहाँ पर तफ्तीश जो है उसके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। कुछ डीवीआर लेकर वो यहाँ पर आई भी थी और उनके हाथ में, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। हालांकि जो पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर मोबाइल फोन, एक लैपटॉप चोरी हुआ था और अब डीवीआर जी यहाँ पे चोरी हुई थी, अब लगातार जो पुलिस भी यहाँ पर, हरियाणा पुलिस जो है वो भी यहाँ पर अब एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल सोनाली ने अपनी हत्या से पहले घर वालों से कहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो कुछ बताना चाहती है। इस बीच फार्म हाउस से लैपटॉप और डीवीआर की चोरी हो जाती है और सोनाली ने बताया कि इस चोरी में सुधीर का हाथ है। इसीलिए पुलिस की जांच का सिरा भी हिसार के फार्म हाउस तक जा पहुंचा। घर वालों का आरोप है कि जिस दिन सोनाली गोवा पहुंची उसी दिन फार्म हाउस का ऑपरेटर शिवम गायब हो गया और मामला तब और संदिग्ध हो गया जब पता चला कि सोनाली के फार्म हाउस से कुछ खास सीसीटीवी के डीवीआर, लैपटॉप और कई जरूरी दस्तावेज गायब है। सुधीर सांगवान ने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया। हम ये क्यों कह रहे हैं अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल सोनाली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली के कत्ल से 1 हफ्ते पहले हिसार वाले फार्म हाउस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा था और उसे क्या करना है, कब करना है, सब कुछ बता रखा था। और जैसे ही वो गोवा पहुंचा, शिवम को सारे डॉक्यूमेंट उड़ाने का ऑर्डर दे दिया। आपको कैसे पता लगा आपको ये? सर ये मतलब हमें पता लगा तब यहाँ फार्म हाउस पे आए, उसके बाद हमने चेक किया तो डीवीआर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज गायब थे सर। तो कौन लेके गया उसको? सर ये शिवम लेके गया है, जो सुधीर सांगवान ने उसको 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे रखा था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले उसने सर सारे मतलब जो पुराने वर्कर थे उनको सबको हटा दिया था और नए वर्कर रखे थे, जिसमें शिवम नाम का बंदा भी एक था और यही वो ऑपरेटिंग का काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। 23 तारीख को सुधीर सांगवान उसके पास फोन करता है, उसके फोन पे कि भाई तू यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप ये सब कुछ लेके फरार हो जा। तो वो हमें यहाँ नहीं मिला सर, सब कुछ लेके फरार हो गया था वो। आपने उसको खोज करने की, तलाश करने की कोशिश की? उसके पास सर फोन भी किया, काफी उसके पास फोन किए, उसने फोन का रिप्लाई भी दिया हमारे फोन का कि बोला मैं आधे घंटे में लेके आता हूँ, मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया, लेके कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। तो अभी आपने इसकी शिकायत की हुई है यहाँ पर पुलिस में? इसकी शिकायत सर हमने सदर थाना हिसार में की हुई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस वहाँ उसके ठिकाने पे गई भी है, रोहतक जहाँ वो शिवम रहता है, वहाँ पे सर उसने रेंट पे मकान लिया हुआ है शिवम ने, वहाँ पे वो रहता है, उसकी पत्नी रहती है, उसकी माता रहती है, लेकिन वो अभी तक उनको कोई नहीं मिल पाया वहाँ पे, क्योंकि लॉक लगा हुआ है घर पे।
रोक लगाएगा। और फोन उसका ऑन है, पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर रही है। मतलब अगर फोन ऑन हो तो ट्रेस तो 1 सेकंड में हो सकता है लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ है बंदा कहाँ नहीं है। तो कितने पूरे अगर फार्म हाउस की बात करें तो कितने सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पे मतलब 12-13 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसका सारा रिकॉर्ड इसमें डीवीआर में ही था। वो डीवीआर ही गायब कर दी गई। सबूत मिटाने की नीयत से किया है ये सुधीर सांगवान ने। तो अब गोवा पुलिस आएगी तो क्या उसको जानकारी देंगे? अब गोवा पुलिस आएगी, हम उसको सारी जानकारी देंगे, जो भी हमसे पूछेगी मतलब हम उसका इन्वेस्टिगेशन में हम साथ देंगे सर पूरा। तो ये विकास जी हैं, एडवोकेट भी हैं ये, और इन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से बताया कि इन्होंने पूरी जो शिकायत है वो दे दी है इसमें हरियाणा पुलिस को, हिसार पुलिस को, और हिसार पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। जो शिवम था जिसको रखा गया था यहाँ पर, वो फिलहाल फरार चल रहा है। उस दिन के बाद से ही ऑपरेटर शिवम गायब है, मोबाइल नंबर बंद है, उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी गायब है। सोनाली फोगाट के परिवार के लोगों ने भी शिवम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शिवम के घर पर ताला लगा है। उन्होंने दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया, उसी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। और अब हम जांच कर रहे हैं, चेक करेंगे क्या सामान चोरी क्या नहीं। पर सर 3 दिन परिवारजनों का कहना है कि 3 दिन आप लोग नहीं आए, FIR दर्ज हो चुकी थी, लेकिन 3 दिन हरियाणा पुलिस को इतना लेट क्यों हो गया आने में? हम लोग 2-3 दिन से लगातार रेड पे रेड किए जा रहे हैं। हमने यूपी, दिल्ली, रोहतक वगैरह में रेड भी शिवम के लिए। तो मिला सर कोई ट्रेस शिवम का? क्योंकि उसका फोन नंबर हमारी टीम अभी गई हुई है, तो हमें वहाँ से यहाँ से क्या रिकवरी, कोई DVR वगैरह मिला है? अभी चेक कर रहे हैं सर। फोन नंबर जो शिवम का है वो ऑन है, तो ट्रेसिंग पे क्या लगाया गया, उसकी कोई लास्ट लोकेशन पता चल? DVR 2 है या 1 है सर? पहले ये क्लियर कर एक करके अभी यहाँ जांच चल रही है, कितनी DVR है क्लियर कर दें। मिसिंग है सर DVR, उसमें से जांच चल रही है। जिसके बाद राज और गहरा गया है। सवाल यही है कि आखिर जो DVR और लैपटॉप शिवम लेकर गायब हुआ उसमें ऐसा क्या है? घर वालों का कहना है कि इसी गुत्थी में सोनाली मर्डर की पूरी मिस्ट्री है। पहले भी बताया था इस बारे में, जब तक MP का इलेक्शन में ये बिजी थी, नलवा हल्का में जब तक बिजी थी, इनके पुराने PA थे मिस्टर किस्मत, वही थे इनके साथ। ऑल ऑफ सडन इनको इधर की टिकट मिली आदमपुर की, और ये उसके साथ ही बिजी हो गई। 15 दिन में पूरा इलेक्शन हो गया, तब ये उनके उसमें आए हैं कांटेक्ट में। और उसके बाद लगातार जो अपना दबदबा जो था, या ये कहें कि अपनी करीबी जो थे वो बढ़ाते चला गया। हाँ, उसके बाद इन्होंने काबू करना शुरू किया। उनके पास मैं मिलने आती थी, बहुत बिजी रहती थी, हमारे से ये पूछती थी चाय पिलाऊं क्या पिलाऊं। मैंने कहा तू कैसे पिलाएगी, तेरे को फुर्सत ही नहीं है। मैंने अपना पर्सनल नौकर भेजा था उनके पास, जो कि 15 साल से मेरे पास काम कर रहा था, उसको भेजा। उस लड़के ने 3 महीने काम किया। 3 महीने के बाद एक दिन उस लड़के को रात को मारा पीटा, और उस पर गलत इल्जाम लगाया गया कि इसने पैसे छुपा लिए, जबकि वो पैसे उन्होंने ही छुपाए थे, कहीं किचन में छुपा के रखे थे। जितने विश्वास पात्र जो नौकर होते थे उनको वो हटवा देता था जी, वो मार पीट के भगाता था। शुरू से उसका यही था। और जब एक गया, फिर दूसरी चोरी हुई, दूसरा भगाया, फिर तीसरी चोरी हुई, तीसरा भगाया, फिर हमें उस पर डाउट हुआ। अब जब ये गए हैं वहाँ पे, तभी रखा है उसको 1-2 गोवा जी, तभी रखा है उसको। और लड़का वो लैपटॉप अपने पास रखता था, और सुबह सुबह जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सोनाली जी की, ऐसे ही उसको सुबह सुबह सबसे पहले उसके पास किसी का फोन आया। फोन किसका है ये तो वही बता सकता है कि आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप जाइए, जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। सोनाली का लैपटॉप और DVR लेकर शिवम फरार है। गोवा पुलिस भी आज हरियाणा आने वाली है, लेकिन उससे पहले हरियाणा पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची, बाकी बचे हुए DVR को कब्जे में लिया। जिस तरह से पुलिस मर्डर के 7 दिन बाद फार्म हाउस की जांच में जुटी है, उससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि फार्म हाउस में जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिसका क्लू पुलिस को मिला है। घर वालों का आरोप है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ सुधीर सांगवान और सोनाली ही जानते हैं, और उसी का पता लगाना है। खुद सोनाली की बेटी आज यशोधरा सामने आई और उसने सीधे CBI जांच की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ सोनाली फोगाट की बेटी हैं यशोधरा, उनसे हम बात करेंगे। यशोधरा, आपकी आखिरी बार अपनी मम्मा से बात कब हुई थी? संडे को बात हुई थी। क्या बात हुई थी उस वक्त? ऐसे ही जाने का बता रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। क्या चाहते हैं आप, कैसा न्याय होना चाहिए? CBI इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। अब मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने क्या भरोसा दिलाया आपको? ये CBI इन्वेस्टिगेशन होएगी जल्द से जल्द, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज गोवा पुलिस भी आ रही है यहाँ पर बातचीत करने के लिए, यहाँ पे छानबीन करने के लिए आ रही है, तो
अभी वो यहाँ पर भी पूछताछ करेंगे, लेकिन लगता है आपको कि काफ़ी देर हो रही है? हाँ, बहुत देर हो रही। क्या चाहते हैं आप? कि डिले ना करें, जो भी करे जल्दी करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि इस मर्डर के पीछे कई थ्योरी सामने आई हैं, जिसमें 3 थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है। पहला 110 करोड़ की प्रॉपर्टी, दूसरा ब्लैकमेलिंग और तीसरा पॉलिटिकल दुश्मनी। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है मर्डर के पीछे, इसलिए भी परिवार जो है मांग कर रहा है? देखो, वो तो वही लोग बता पाएंगे किन के कहने से करा क्यों मर्डर किया है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। तो हमने तो सीबीआई जांच होगी तो उसमें सारा निकल गया, हमें तो विश्वास है सीबीआई। लेकिन पुलिस की जांच का इस वक्त एंगल प्रॉपर्टी की ओर है, क्योंकि घर वालों का भी आरोप है कि सुधीर सांगवान फर्जीवाड़ा कर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, जबकि इस पूरी प्रॉपर्टी की अकेली हकदार सोनाली की बेटी यशोधरा है। अब जरा जान लीजिए कि सोनाली फोगाट की संपत्ति कितनी थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की करीब 110 करोड़ की संपत्ति है। सोनाली के नाम पर उसके पति संजय के हिस्से की करीब 13 एकड़ जमीन है। 6 एकड़ पर फार्म हाउस और बाकी में रिजॉर्ट बना है। सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच गांव ढंढूर की इस जमीन की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। करीब 96 करोड़ की जमीन के अलावा रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ आकी जा रही है। संत नगर में करीब 3 करोड़ का घर और दुकानें हैं। टिकटॉक से कमाई का किसी को कोई नहीं पता है। 10-12 करोड़ इस फार्म पे लगाए हुए हैं, अलग से एक्स्ट्रा रिसोर्ट बनाने में लग गए। हर एक में यानी कि एसी रूम है, एलसीडी है, लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, कई कमरे बनाए हुए हैं। यहाँ पर शोरूम भी है हिसार में? हिसार में शोरूम है, वहाँ सब्जी मंडी के पास, वो किराए पे दिए हुए हैं। उनका किराया सोनाली जी लेती थी। उसकी नाम जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम करवाई दी जाएगी, ऑटोमेटिक ही हो जाएगी उसके मरने के बाद यशोधरा के नाम, वो तो कराने की जरूरत ही नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 110 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में अभी वो बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा के लिए परिवार क्या बंदोबस्त कर रहा है? परिवार साथ है, उसके साथ सुरक्षा की क्या जरूरत है। परिवार जब है वो इकल्ली बेटी रहेगी तो परिवार उसकी पूरी देखभाल करेगा। पूरा परिवार है, उसके दादी है, उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, उसकी मौसियाँ हैं, उसके मामे हैं, नानी है, सारा परिवार है उसके साथ। ये पूरा 6 एकड़ का ये पूरा फार्म हाउस है और ये आपको मैंने जो अभी दिखा रहा हूँ ये बाहर का एरिया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 6 एकड़ फार्म है। इसकी भी जो क्योंकि बिल्कुल रोड के किनारे ये फार्म हाउस है और यहाँ पर भी जो 1 एकड़ की कीमत है वो लगभग जो है 10 करोड़ है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 10 से 12 करोड़ पे इस फार्म हाउस के ऊपर खर्चा जो है वो किया गया है। ये एक हिस्सा है इस फार्म हाउस का। ये कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पे पूरी जो फैमिली अभी फिलहाल रहती है, यहाँ पर अंदर महिलाएं हैं, तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं। अंदर अलाउ जो है वो नहीं किया जा रहा है परिवार की तरफ से, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो जो आए हुए हैं यहाँ पर। और उसके अलावा मैं आपको लेकर चलूँ यहाँ से, तो यहाँ पर एक ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी ये एक कमरा बना हुआ है शीशे का। इसमें बकायदा जो बैठकें होती थी, जो सोनाली फोगाट थी वो यहीं पर आकर अपनी जो सभी दिनचर्या के काम थे, जो बैठक थी, मेल जोल थी, वो इसी कमरे में किया करती थी। ये सामने अभी भी देख सकते हैं आप, ये एसी रूम बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ही वो पूरी बैठक जो थी वो परिवार के या जो पार्टी की जो भी जितनी भी बैठकें होती थी, गतिविधियाँ होती थी, वो इसी जो ये बना हुआ है कमरा, इसके अंदर हुआ करती थी। उसके अलावा ये जो फार्म हाउस है ये फंक्शंस के लिए रेंट पर भी दिया जाता था। तो इसका मैं दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ये आपको जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरा की अब मैं आपको इसी फार्म हाउस का दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ, जो मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे भी लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो थे यहाँ पर लगे हुए थे। सिक्योरिटी यहाँ का बंदोबस्त जो था वो प्रॉपर किया हुआ था। एक सीसीटीवी कैमरा वो सामने भी लगा हुआ है, वो अगर आप मैं दिखाऊँ आपको तो वो सामने आपको तस्वीर नज़र आएगी। तो ये किचन का है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाया गया है। जरा सोचिए, डिप्टी सीएम के चुनावी इलाके में जाने के लिए अगर आज भी नाव का सहारा लेना पड़े तो क्या कहेंगे। नाव पर सवार ये गाड़ियां बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम की हैं। तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र राघोपुर नीतीश कुमार जा रहे थे। पिछले 17 साल से नीतीश कुमार सीएम है। राघोपुर से ही राबड़ी देवी कई बार विधायक भी रही हैं, सीएम भी बनी थी, लेकिन आज भी डिप्टी सीएम के इलाके में जाने के लिए सड़क नहीं है। नाव से नदी को पार कर जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद स्टीमर से गए। राघोपुर में पैदल ना चलना पड़े इसके लिए सरकारी गाड़ी को भी ले जाना था। गाड़ी को नाव से ले जाया गया। दरअसल लालू यादव के पुराने साथी भोला यादव की पुण्यतिथि थी।
नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ भोला यादव को श्रद्धांजलि देने गए थे। नीतीश कुमार 1975 में नाव से यहां गए थे और 45 साल बाद भी नाव से ही राघोपुर पहुंचे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।